स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे कोटे के अंदर कोटे की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में SC/ST रिजर्वेशन के अंदर नई कैटेगरी बनाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ पिछड़े समाज और दलित समाज में आवाज उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं छुआछूत है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देने का ऐलान किया है। तो रामदास आठवले ने कहा कि RPI को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर मंजूर नहीं है। इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है, उस पर हम लोगों की भी असहमति है, और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया, और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने खुलकर अपनी पार्टी का स्टैंड रख दिया है। वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि छूत के आधार पर ही आरक्षण हम लोगों को मिल रहा था, क्योंकि अभी भी समाज में सामाजिक न्याय की कमी है। अभी भी छुआछूत की बीमारी समाज को है, मंदिर धुलवा दिए जाते हैं, दलित को घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं मिलती है, और इन तमाम आधार पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो असहमति जताते हैं। अब विजय जी, समझने वाली बात यह कि ना तो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ना कोटे में कोई कमी की जा रही है। बस ये है कि कोटे के अंदर कोटा लाकर एक समानता लाने की कोशिश की जा रही है। उन जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा जो शायद पीछे छूट गई हैं, जिन्हें ना राजनीतिक तौर पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ना नौकरियों में मिल पाता है। तो विरोध क्यों? बिल्कुल, असली इस फैसले को ठीक से समझने की जरूरत है। एक तो फैसला ये तो कंफ्यूजन ही नहीं रखना चाहिए कि ये सवर्ण वर्सेस SC/ST है। पहली बात तो इसमें साफ है। अब दूसरी बात जो है, चिराग जी जो कह रहे हैं कि छुआछूत और अनटचेबिलिटी का मामला, वो ठीक है, लेकिन क्या ये सही नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो ये कहा ही नहीं है आपको कि क्रीमी लेयर को अलग करना है। बिल्कुल, उनका एक ऑब्जर्वेशन ये है कि राज्यों को, और वो भी अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। अभी तो उस पर अलग डिबेट होगी कि राज्यों के अधिकारों का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। तो क्या चिराग जी, जो जस्टिस गवाई का जो स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की मानसिकता यह है कि जब ट्रेन में आप बैठें अनरिजर्व डब्बे में, तो जो पहले बैठ जाता है ना, वो दूसरे को आने से रोकता है। वही इसमें हो रहा है, सब कैटेगराइजेशन। पूरे फैसले का आधार यह है कि जो आरक्षण है उसमें कुछ लोग इस आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, कुछ जातियां उठा रहे हैं, कुछ परिवार उठा रहे हैं, बाकी जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो उसकी लड़ाई ये हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि इनको सबको आगे आना चाहिए कि हाँ, ये बेहतर बात है कि जो लोग, अब चिराग पासवान साहब के लिए तो नहीं कह सकता मैं कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि वो IAS IPS एक बार बन गया, एक पीढ़ी, तो दोबारा नहीं आना चाहिए। पासवान साहब की तो अब कब से है, मैं तो इतना याद भी नहीं रहता मुझे कि कब से वो मंत्री रहे हैं। ये याद है मुझे कि जो भी सरकार रही हो वो मंत्री 77 में पहली बार सांसद बने थे, 80 से वो, लेकिन जब से वो बने तब से वो मंत्री हैं ही, किसी भी सरकार में रहे भी बन गया है, और बेटा भी अब तो खुद मंत्री हो गए। तो आपको बल्कि आगे आना चाहिए कि हम चाहते हैं कि भाई जो पिछड़े रह गए हैं, हम में से भी जो पिछड़े रह गए हैं उनको, और उसमें भी जाति का बात नहीं है ना, आप देखिए कि कौन परिवार है, क्या लोग हैं। तो पिछड़ों को क्या ये टैग लगाना चाहते हैं कि वो पिछड़ों के खिलाफ है? ये लड़ाई तो पिछड़ों में भी पिछड़ों के खिलाफ है।
जो सबसे आखिर में बैठा हुआ है, जिसको मौका नहीं मिला है तमाम अधिकारों के बाद 70 साल के बाद। और SC ST का रिजर्वेशन तो 70 साल से, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन से चल रहा है। OBC का तो फिर भी लेट हुआ है, SC ST का तो रिजर्वेशन वहां से। तो 70 साल में भी आप सोचिए कई जातियां, कई मतलब समुदाय ऐसे हैं जिनको कोई मौका नहीं मिला। क्या हम उनको मौका नहीं देना चाहते? और अब एक नई चीज की जा रही है, ये बहस की जा रही है कि भाई ये SC ST को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ। भाई उनको बांट दिया जाए अलग अलग तरीके से, ये बांटने की कोशिश हो रही है। और यही तर्क जब एक सवर्ण और OBC के बीच में दिया जाता है तब आप कहते हो कि ये गलत है तर्क। यही तर्क दिया जाता है ना उस समय भी मंडल को लेकर, भाई हिंदू समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, तब आप उसके खिलाफ नहीं होते। लेकिन SC ST में सबसे पिछड़े को मिले एक और तर्क दिया गया, अभी मैं देख रहा था कि ये जो लोग पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल बनते हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा मिल गया, पासवान को मिल गया या मीणा को मिल गया, तो वो कह रहे हैं उनकी आबादी भी उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा नौकरी में दिखाई दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ना कि पूरा एक रिव्यू किया जाए और उसमें देखा जाए कौन कौन पीछे है, उनको आगे लाया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सामाजिक भेदभाव को इससे कोई मजबूती मिल रही होगी, इससे कमजोर होगा वो ताना बना, और जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये जितने लोग हैं जो इसके नेता बनते हैं वो इसमें आगे बढ़कर कहेंगे कि हाँ अब हम, बल्कि चिराग पासवान को कहना चाहिए कि भाई हम तो इसमें शामिल ही नहीं हो रहे, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। तो कैसे संभव है? आरक्षण की तो राजनीति वो कर रहे हैं, उसी के दम पर तो वो मंत्री बन रहे हैं, उनके दम पर तो उनके जीजाजी सांसद बन गए। सारी जिंदगी रामविलास पासवान और इसकी राजनीति करते रहे, उनके बेटे फिल्में में फ्लॉप हो गए। वहां तो आरक्षण चलता नहीं फिल्म इंडस्ट्री में कि भैया SC ST का कोटा है कि आपको इतने हीरो बनाना है तो आपको SC कोटे से लेना पड़ेगा फिल्मों में, तो वहां वो फ्लॉप हो गए। अब वो राजनीति में आ गए तो राजनीति में सक्सेसफुल हो गए अपनी जाति के कारण, और जितनी 5 सीटों पर लड़े 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते हैं, पिता के बिना उन्हें जितवाया, तो अब तो वो केंद्र की सरकार के प्रमुख सहयोगी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन बहुत अच्छा था ये जब उन्होंने दिया है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबको इसका लाभ मिले। लेकिन क्या जो भारतीय राजनीति के अंदर जो दल जाति की राजनीति करते हैं वो क्या इसे बहुत सहजता से स्वीकार कर पाएंगे? सबसे बड़े 2 दल जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अब इन दोनों दलों ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों अभी अपने स्तर पर देख रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इसका असर समाज पर कैसा होगा, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कैसा होने वाला है, समाज इस ऑर्डर को किस रूप में ले रहा है और उसका राजनीतिक लफा नुकसान कैसा होने वाला है। और राजनीतिक दल उसी को देख के निर्णय लेंगे, जहां हवा बहेगी राजनीतिक दल वहीं बहेंगे। और मुझे लग रहा है इस फैसले के बाद ये जरूर होने वाला है कि सोशल मीडिया पे तो अब शुरू हो गया है, ट्रेंड हो गया है, लोगों के ट्विटर पे शुरू हो चुका है। आने वाले समय में नए राजनीतिक दल बनेंगे, छोटे छोटे राजनीतिक और दूसरे नेता उभर के आएंगे। तो अब जो जाति की राजनीति करने वाले छोटे दल थे, रामदास आठवले हुए, चिराग पासवान हुए या निषाद हुए या मायावती तो बड़ी नेता फिर मायावती की पार्टी हुए, अब इसमें से भी ऐसे कुछ लोग निकलेंगे जो दूसरे दलों के वोट बटेंगे। तो अब ये वोटों को न बटने देने की राजनीति हो रही है और वोटों को कैसे बांटकर अपनी राजनीति को एस्टेब्लिश किया जाए, राजनीति में हिस्सा मांगा जाए और कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाए, अब यह राजनीति होने वाली है। यह राजनीति कहां जाएगी, इसकी दिशा क्या होगी, यह अभी कोई तय नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो सबसे बड़े राजनीतिक दल है, उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में, उन्हें आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और ये पूरी कोशिश करना चाहिए कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का गलत संदेश, जब भ्रामक प्रचार न हो, समाज को विभाजनकारी न हो और जातियों को आपस में लड़ाने वाला न हो, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखिए मायावती आज शाम 4 बजे अपना स्टैंड क्लियर करेंगी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। कोटे में कोटा को लेकर उनका स्टैंड क्या है वो शाम 4 बजे क्लियर किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है और वो नेता ही इसका विरोध सबसे ज्यादा कर रहे हैं जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं या जिनकी पार्टी का गठन ही इस आधार पर हुआ, वही जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जो बड़ा सवाल है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि अभी तक राजनीति में इनका जिस तरीके का वर्चस्व रहा है या प्रतिनिधित्व में जिस तरीके का वर्चस्व रहा है, कहीं ना कहीं वो वर्चस्व खत्म ना हो जाए, इसकी लड़ाई अब ये नेता शुरू करने जा रहे हैं, जिस तरीके का विरोध इन्होंने शुरू किया है। क्योंकि बिहार में ये जो रिजर्वेशन का मॉडल है ये 17 साल पुराना है और ये कामयाबी से चल भी रहा है। नीतीश ने सत्ता में आने के बाद अनुसूचित जातियों की 22 में से 18 जातियों को महादलित घोषित कर दिया था और उन्हें विशेष सुविधाएं देनी शुरू कर दी थी। ये सिस्टम बिहार में आज भी लागू है। उसी बिहार से अब चिराग, बिहार से ही हैं। बिल्कुल यही सवाल है कि उसी बिहार से चिराग पासवान अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्यों? हर्षवर्धन जी। देखिए सबसे पहले तो ये कि जो विजय जी ने कहा उसको फिर से मैं दोहराता हूं, इसमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति उनके लोगों के बीच का आरक्षण है, उन्हीं को मिलेगा।
सरल भाषा में कहें कि एक जगह मिठाई का डब्बा रख दिया और एक आध दे दिया, उसी में कहा बांट के खा लो। घर में भी कोई एक है वो पूरा मिठाई का डब्बा रख ले और कहे अच्छा चलो आधा आधा थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भैया जितने लोग हैं उनके हाथ में एक एक मिठाई तो आ जाए। इसमें न तो पिछड़ी जाति के लोगों का मतलब है, न यादव, न पटेल, न कोई भी ऐसा, और न ही इसमें सवर्णों का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। जैसे 90 के दशक में मंडल आयोग के समय सवर्ण इसके विरोध में खड़े हो गए थे, क्या हुआ? बड़े लोगों को भ्रम था कि अरे सवर्ण बड़े ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनके बिना राजनीति नहीं हो सकती। हुई ना, हर जगह नए नेता खड़े हो गए, नए जाति लोग खड़े हो गए। अब यही गलती जो जाटव और पासवान हैं या आदिवासियों में कहें जो मीणा हैं, वो ये गलती कर रहे हैं। वो गलती कैसे कर रहे हैं? उन्हीं के यहां का जो बड़ा समाज है, बड़ा हिस्सा है, वो अब उसको पता चल गया कि भैया इस रास्ते से हमारे पास आने वाला है कुछ, अब उसके रास्ते में आप बाधा बने। अभी राजनीति ये नहीं है कि कैसे दे सकते हैं, उसको दिख गया है, उसको साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे पास आने वाला है, उसके रास्ते में बाधा बने। अब चाहे वो मायावती बाधा बने, चाहे वो चिराग पासवान बाधा बने, और चिराग पासवान मतलब पूरे सम्मान के साथ रामविलास पासवान जी की जो पत्नी है, जो मुझे ध्यान में है कि वो पासवान तो नहीं, शायद पंजाबी है, मतलब सवर्ण समाज से ही आती हैं, उनके पुत्र हैं। चिराग पासवान का पूरा जीवन और न्यायाधीश BR गवई ने जो कहा उसको देखना चाहिए। उन्होंने कहा एक IAS IPS हो जाता है उसका, और जो गांव में है उसके जीवन स्तर में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब चिराग पासवान आज जहां खड़े हैं, क्या उनको कोई पासवान के नाते रिलेट करता है? क्या नहीं करता है। राजनीतिक तौर पर भले एक वर्ग होगा जो उनके पीछे खड़ा रहता है। मेरा यह मानना है कि अब ये पत्थर लुढ़क गया है, ये तो नीचे तक आएगा, इसको कोई ताकत धरती की रोक नहीं सकती। जो पत्थर के सामने खड़ा होगा वो कुचला जाएगा, क्योंकि उसको नीचे की अनुसूचित जाति जनजाति में जो नीचे खड़े लोग हैं, जो हमेशा बड़ा हिस्सा होता है, वो ये मानेगा। जैसे पहले हिंदुओं में था ना कि भाई पिछड़ा और वो मिला कहते थे 80-20, अब इसमें 80-20 होगा। कहेंगे आप कितने हैं, तो वो जो हिस्सा आएगा वो इनको कुचलते हुए निकलेगा। ये आरक्षण तो लगना ही लगना है, कोई ताकत दुनिया की इसको रोक नहीं सकती। जो ये करेगा वो राजनीतिक तौर पर नुकसान में रहेगा। ये सोशल मीडिया वालों को छोड़ दीजिए, उनको वो मस्क चचा आजकल कुछ पैसा वैसा दे देते हैं, तो वो थोड़ा ये सब किए रहते हैं, वो ट्रैक्शन आ जाता है, लाइक व्यूज ये सब हो जाता है, तो उनको पैसा कुछ मिल जाता है, कुछ 10, 20, 50, 100, $200। उनके चक्कर में मत पड़िए, कहीं इसका कोई विरोध नहीं है। इसके समर्थन में बाकायदा छोटी छोटी जातियां, जिनको हम कहते हैं कि इनका हिस्सा छोटा है, कम है, उनके लोग लिख बोल रहे हैं, बाकायदा आंदोलन की तैयारी में है। अगर ये वापस करने की कोई बात है, और 7 जजों के न्यायाधीशों की खंडपीठ ने किया है, मुझे कहीं कोई भ्रम नहीं दिखता है, फालतू का बवाल है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी ये समझे अवधेश जी कि अब इन नेताओं को ही डर सता रहा है कि इनका वोट बैंक भी बटेगा, उनकी दुकान खत्म होगी। हाँ, उनकी दुकान खत्म हो जाएगी। ये केवल इतना ही नहीं है, अब चूंकि बिहार में इन्होंने जो विरोध किया, पहले तेजस्वी यादव जब विरोध में आ गए हैं, कि पहले ये निकल के नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये फैसला सही है। और बिहार में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में, ऐसी जगहों में इसके लिए आंदोलन हुआ, सरकार ने व्यवस्थाएं की। आंध्र में तो ऐसे 57 जातियों को 2000 में, हम लोगों को ध्यान है कि SC ST में उप वर्गीकरण हुआ था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। पंजाब में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन बिहार और तमिलनाडु का स्टे नहीं हुआ। तो वहां की जो स्टडी थी, सरकारों ने स्टडी करवाए, उनकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में साफ दिखता है कि दलितों के अंदर, अनुसूचित जातियों के अंदर, और जातियों के नाम भी हैं उनमें कि कौन कौन जातियां इससे वंचित हैं, और उसके लिए सरकारों ने काम किए हैं। अब इस समय चूंकि एक एक धीरे धीरे इसका विरोध होना शुरू हुआ है, तो उस विरोध का मतलब यही हुआ, इतना ही हुआ कि अगर यह बात सच्चाई सामने आ गई कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले, आरक्षण के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर नेता बनने वालों ने कैसे कुछ एलीट क्लास पैदा करके, और वहां भी अलग तरीके से दलित और पिछड़े उन्होंने पैदा किया है, तो ये इस समय एक भय होता है। दूसरा क्या है कि दलितों में भी वोट दिलाने वाली कुछ जातियां हो गई हैं, जो लीड करती हैं, जो सोशल मीडिया पर लीड करती है, जो मीडिया में लीड करती है, जो एनजीओ वगैरह आजकल इस देश में कई बड़े बड़े एनजीओ आप देखेंगे, हम लोगों के पुराने साथी जो एक्टिविज्म में थे, जो दलित हैं, उनके नाम पर चला रहे हैं, वो सब जो इस देश में एक माहौल क्रिएट करते रहे हैं। तो इन नेताओं को यह भी डर लगता है कि अगर ये सब कमजोर पड़ गए, तो हमारे पक्ष में जो लंबे समय से बना हुआ माहौल है, जो रिपोर्टें आती हैं, जो सर्वे आती हैं, जो बिल्कुल एक
कंकॉक्टेड सर्वे होती है, वो सब भी इसमें सामने आया है। तो अब यह है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा है कि राज्य डाटा पहले कलेक्ट करेंगे, बिना डाटा के राज्य उप वर्गीकरण नहीं करेंगे। पहले उसके लिए डाटा हो, अगर डाटा वेरीफाइड है, स्पष्ट है, तो इसके लिए कदम उठाएं। लेकिन हर्षवर्धन जी भले बोल रहे हैं जितना इन लोगों का दबाव है, बिहार में तो नहीं होगा, लेकिन अब जो जितना दबाव है इस समय की तमिलनाडु सरकार है, अब तमिलनाडु सरकार क्या इसको लागू करेगी? क्या इस समय आंध्र प्रदेश की सरकार जो है वो इस समय बीजेपी की आ गई है, लेकिन वहां जो स्थिति रही है वो होगा क्या? तेलंगाना की सरकार जहां इसका बड़ा इशू है वो लागू करेगी? समस्या यह है कि अगर राज्य सरकार ही दबाव में आकर के और इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये फिर कैसे क्रियान्वित होगा? इसलिए इस समय की आगे की जो लड़ाई है वो ये है कि जो वंचित जातियां हैं, जो पहले से संघर्षरत हैं, जो पहले से आंदोलन कर रहे हैं, उनको अपनी सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तहत पहले की जो रिपोर्टें हैं उसको अद्यतन स्टडी कराना है, उसको करते हुए इसको लागू करें और इन नेताओं का विरोध करें। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर अच्छे वकील लेकर के इसकी लड़ाई हो, लेकिन इसका असर आने वाले चुनाव में, आने वाले राजनीति में अब पड़ने वाला है। अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच भी हमको नए लीडर, नए चेहरे, नए तरीके की आवाज, नए तरीके की शब्दावली इसी बात आने का वाले डर है समय जो में इन सुनाव नेताओं देने को वाली सता है। रहा है और इसीलिए ये जो विरोध के सुर हैं ये फूटते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जो ये डर हम कह रहे हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन हम कह रहे हैं, ये एक राजस्थान में भी हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी में अलग थलग पड़ चुकी वसुंधरा के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। वसुंधरा राजे ने जयपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में इशारों में एक बड़ी बात कही। वसुंधरा ने पद, मद और कद की बात कही। उन्होंने कहा कि पद और मद स्थायी नहीं है, केवल आपका कद ही है जो आपके साथ रहता है। अब सवाल यह है कि वसुंधरा किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? क्या वसुंधरा को ये खुद एहसास हो गया है कि उनका कद ही है जो उनके साथ है? जिस तरीके से वसुंधरा राजे की राजनीति रही और उसके बाद वसुंधरा राजे का अलग थलग पड़ना, क्या उन्हें खुद ये समझ में आ गया है कि इन सब बातों का कोई मोल नहीं होता? वो कह रही हैं कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अब किसी को इशारा है, किसी को संदेश दे रही हैं विजय जी, या अपनी कहानी बयां कर रही हैं वसुंधरा जी? दोनों बातें हैं। पहले एक बार बयान सुनवा देती हूँ, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। राजनीति का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है महाराज। ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद, जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। अब जो वसुंधरा राजे कह रही हैं, पद, मद और कद की बात कर रही हैं विजय जी, ये अपने आप अपनी कहानी बयां कर रही हैं या दूसरे को बता रही हैं कि मेरा कद अभी भी बहुत बड़ा है? प्राची जी दोनों ही बातें कर रही हैं, क्योंकि एक जमाने तक आदरणीय वसुंधरा जी का पद, कद, मद बहुत बड़ा था राजस्थान में। मद सब कुछ बड़ा था और पिछले कुछ समय में वो लगातार ये, लेकिन सच है वो पद कद की जो बात है आज भी, भले ही सेंट्रल लीडरशिप ने या जो उनके मित्र लोग हैं उन्होंने उनका कद कोशिश की हो अलग करने की, छोटा करने की और उन्हें अलग थलग रखने की, लेकिन फिर भी राजस्थान में उनका कद बना हुआ है, ये बात वो सच है। और पार्टी में अलग थलग करने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है या चुनावों में नहीं दिया। ये होता है चुनाव में, जैसा उन्होंने भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, राजनीति में नहीं जिंदगी में भी चलता रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा देर से उन्हें समझ आई है ये बात। और वो अब ये मैसेज खासतौर से जब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा राजस्थान में, जहाँ बड़ा नुकसान उनको हो गया, तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके पद और मद ने इसका नुकसान किया है। ये वो मैसेज देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा राजस्थान का। ये मदन राठौर अध्यक्ष बने हैं। मदन राठौर को विधानसभा का टिकट नहीं मिला था चुनाव का, तो बगावत के मूड में आ गए थे। इन्होंने सीधे सीधे सीपी जोशी से कह दिया था कि आप बड़े पद पे बैठे हो लेकिन मेरा कद भी कम नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा।
बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन किया, समझाया। मोदी जी के घाची जाति से आते हैं वो। फिर उन्होंने नाम मतलब फॉर्म नहीं भरा था, उन्होंने तय कर लिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर पार्टी ने राज्यसभा भेजा और आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना। और आज वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी निर्णय लेती है उसी पे लेके चलूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। तो पद और मद और कद की बात तो राजस्थान में होती रहती है। देखिए, वसुंधरा राजे ने जो मैसेज दिया है वही शिवराज सिंह चौहान ने भी मैसेज दिया है। जब वो कैबिनेट मंत्री बने तो शिवराज सिंह ने पहली भोपाल की यात्रा शताब्दी एक्सप्रेस से की थी। शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल गए, जगह जगह उन्होंने अपना स्वागत करवाया। जब भोपाल में बहुत भारी मात्रा में लोग उन्हें रिसीव करने आए तो उनके बेटे ने बाद में, कार्तिकेय ने कहा था अपने संबोधन में कि मेरे पिता किसी पद के मोहताज नहीं है। शिवराज सिंह जी का कद बहुत बड़ा है और बिना पद के भी शिवराज सिंह जी बड़े नेता बने सकते हैं। तो पार्टी में नेता है जो बताना चाहते हैं कि वो किसी पद पे रहे या नहीं रहे, उनका कद बना रहेगा। उसके माध्यम से वो प्रदेश के वसुंधरा ने नए मुख्यमंत्री जो भजन लाल बने उनको भी संदेश दिया। प्रदेश के नए अध्यक्ष मदन राठौर को भी इस बात का संदेश दिया। उधर शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संदेश दिया कि भाई मुख्यमंत्री आप रहोगे, लेकिन मेरा जो कद है राजनीति में और प्रदेश के अंदर वो बना रहेगा, उसका ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है ये कद की लड़ाई नेताओं की शुरू हो चुकी है। ये अब देखते हैं कहाँ जाकर रुकती है। वैसे जब पद से नहीं मिल रहा होता ना, तब कद याद आता है। इसको यूं भी देख सकते हैं ना कि जब कभी भी आदमी दर्शन मुद्रा में आए, प्रवचन मुद्रा में आए, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि पद नहीं रहा, कद नहीं रहा, और उन दोनों की वजह से मिला मद नहीं रहा। दोस्त न रहा। बिल्कुल, और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। आज भी वसुंधरा राजे, और हम राजस्थान का जब चुनाव चल रहा था तब भी लगातार मैं ये कह रहा था कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन किसी भी संगठन वाली पार्टी में अगर नेता कोई भ्रम हो जाए, क्योंकि वसुंधरा जी अपनी ताकत पे कभी दोबारा सरकार नहीं ला पाई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक बार मुख्यमंत्री रही हूं और दोबारा फिर आ गई हूं। तो यानी हर बार पार्टी ही चलती थी। और ठीक है, वो ये कह सकती हैं कि अभी दूसरे नेता कमजोर हैं। मैं तो उन्हें कहूंगा शिवराज जी से थोड़ा सा सीखिए। शिवराज जी का भले उनके बेटे ने बयान दे दिया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जब समझ में आ गया, और हर एक के जीवन में भी होता है, एक जगह आकर आपके हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन वहां से आगे बढ़ना पड़ता है, शायद उसके आगे और खूबसूरत जगह हो। हम ऐसे भी तो निकलते हैं ना कहीं, जिसको कहते हैं किसी अनचार्टर्ड टेरिटरी में, तो लगता है कि अरे इधर कहां जाएंगे, बड़ा अंधेरा दिखे, थोड़ा आगे निकलो तो क्या खूबसूरत दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये भी जरा सीखना चाहिए नेताओं को। मुझे एक जगह कुंडली मार के बैठे रहते, ना इससे आगे नहीं जाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के तौर पर जितने प्रभावी और जितने शानदार दिख रहे हैं, क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ गया है? मोहन यादव क्या आज शिवराज सिंह चौहान से बड़े दिख रहे हैं? जब शिवराज थे वहां तो शिवराज बहुत बड़े दिखते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कई बार आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ता है। वसुंधरा जी को भी सीखना चाहिए, बड़ी नेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शिवराज चौहान में वसुंधरा राजे में अंतर है। शिवराज चौहान संगठन के व्यक्ति रहे हैं। वो छात्र जीवन से आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, भाजपा युवा मोर्चा लगातार काम किए। वसुंधरा जी का उत्थान दूसरे रूप में हुआ है। और 2003 में इनको किस स्थिति में यहां से मंत्रिमंडल से उनका त्याग पत्र दिला के और नेता बना के भेजा गया था, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत जी को यहां लाने के बाद जो वहां रिक्ति हुई थी, उसमें ऐसे नेता नहीं थे कि वहां एक सब उसके साथ एकजुट हो, तो नया भेजो। लेकिन मैं एक नया परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाह रहा हूं कि नेताओं के अंदर जो ये भाव है कि हमारे पास पॉलिटिक्स में अगर सत्ता है या पार्टी का कद है तभी हमारे पास काम है, इससे जो बाहर निकल के सोचेगा उसका कद बढ़ेगा।